नमस्कार। जे न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सबको हार्दिक नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूक्रेन एक प्यादा है। यूक्रेन प्यादे के अलावा कोई और हैसियत नहीं रखता है। उसके सिर में सवार होकर के अमेरिका और पश्चिमी देश जो हैं वो रूस को डराना चाहते हैं। रूस यूक्रेन के माध्यम से अमेरिका को उसके स्थिति बताना चाहता है कि तुम इकलौते महाशक्ति नहीं हो, यानी कि ये पूरी दुनिया यूनिपोलर नहीं है, एक ध्रुवी नहीं है। इसमें अभी भी रूस के अंदर यूएसएसआर वाला दम है। अच्छा, कभी आपने गौर किया कि ध्रुव या पोल्स की बात क्यों आई? एक पोल या दूसरा पोल, ये कुल मिलाकर के विस्तारवाद इसकी जड़ में है। देखिए, भारत जो देश है वो विश्व को अपना कुटुंब मानता है, तब ये किसी ध्रुव की बात नहीं करता है। ये कहता है सब समान है। आज हम चर्चा करेंगे पूरे विश्व को विस्तारवादी नीतियों ने कितना नुकसान पहुंचाया है, या जो ये भाव है वो कितना खतरनाक रहा है। हमारा पड़ोसी वो भी वही देख रहा है। वो देख रहा है कि किस तरह से रूस और किस तरह से अमेरिका डाउन हो और मैं दुनिया का एक महाशक्ति बन जाऊं। इसीलिए वो कभी वो हमारे यहाँ डोकलाम करता है तो कभी गलवान की तरफ वो अपनी आंख दिखाता है। व्यूअर्स, तो इसी के सहारे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि दुनिया में विस्तारवाद किस तरह से हावी है और भारत की क्या स्थिति है। आइए देखते हैं आगे वीडियो। मित्रों, अब इसमें डिटेल में वार्ता करें कि यूएसएसआर के विखंडन के बाद नाटो का विस्तार हुआ है। इस विस्तार ने, जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि चाइना विस्तारवादी है, तो यहां पर आप देखिए कि नाटो जो मूल नाटो था वो 12 देशों का था और 12 देशों का एक संगठन बनता है। वो सैन्य संगठन है और धीरे धीरे उसकी सदस्य संख्या 30 हो जाती है। तो नाटो भी विस्तारवादी है। रही बात रूस की, रूस ने जिस तरह से क्रीमिया पर हमला किया, क्रीमिया अपना बनाया, जैसे ये डोनावार को अपना बनाना चाहता है, तो इसकी नीति भी विस्तारवादी है। दुनिया पूरी विस्तारवादी है। इसी बात को लेकर के भारत बार बार इसीलिए कहता है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम विस्तारवादी नहीं हैं। आज आपको लग रहा होगा कि भारत को किसी एक का साथ देना चाहिए, किसी एक के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। आप खुद विचार करें, जो देश विस्तारवादी हैं और हमारे देश की मूल संस्कृति विस्तारवादी नहीं है। हमने तो परमाणु बम बनाने के बाद भी कहा था कि नो फर्स्ट यूज, हम पहली उसका उपयोग नहीं करेंगे। तो हम आज कैसे किसी एक पक्ष का साथ दे सकते हैं? तो विस्तारवादी किसी भी देश का भारत, या विस्तारवादी किसी भी संगठन का भारत समर्थन नहीं कर सकता है। ये एक अलग आइडेंटिटी है। कुछ लोग कहेंगे कि गुटनिरपेक्ष देश संगठन था, जब ये बना था उस समय उसकी उपयोगिता थी। आज गुटनिरपेक्ष की जरूरत नहीं है। आज भारत को एक अलग महाशक्ति बन के सामने आने की बात है। हम अगर रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदते हैं तो अमेरिका हम पर कोई प्रतिबंध लगाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे ही रूस के बजाय अगर हम चिनूक हेलीकॉप्टर या अन्य कोई विमान अमेरिका से खरीदते हैं तो रूस हमसे नाराज नहीं हो सकता है। तो हम अपनी स्थिति को धीरे धीरे मजबूत बनाएं। हमारे देश के लोगों को कई बार अति आतुरता भी हो जाती है कि हर बात पर हमारा देश रिएक्ट करे। कूटनीतिक मामलों में हर बात पर रिएक्शन नहीं दिया जाता है और इस बार भी भारत को यही करना चाहिए। मुझे लग रहा है अगर युद्ध हुआ तो रूस सबसे पहले चाहेगा कि वो डोनावार का इलाका उसके कब्जे में आ जाए। डोनावार आप सबको पिछले वीडियो में आपने सुना भी है, उसको समझा भी है। यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र के 2 प्रांत हैं, डोनेत्स्क और लुहानस्क। इन दोनों प्रांतों में रूसी निवासियों की या रूसी मूल के लोगों की बहुलता है और यही रूसी मूल के लोग रूस के साथ में अपने संबंध बनाए रखना चाहते हैं
और वो इसके लिए हिंसक प्रदर्शन, हिंसक आंदोलन भी कर रहे हैं। 2014 के बाद से वहाँ पर इसको, इन अलगाववादी घटनाओं में 14,000 लोग मारे गए हैं। हम विचार कर रहे हैं, अगर युद्ध हुआ तो रूस सबसे पहले डोनाबार क्षेत्र को अपने कब्जे में करना चाहेगा, क्योंकि वहाँ के जो अंदर के निवासी हैं वो प्रो रूसी हैं, तो वहाँ पर रूस का विरोध नहीं होगा। जैसे क्रीमिया में विरोध नहीं हुआ था 2014 में, ऐसे ही डोनाबार क्षेत्र में नहीं होगा। दूसरा, रूस कभी भी बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं करना चाहेगा। वहां पर वो टैंकों को बढ़ा रहा है और छोटे मोटार्स को बढ़ा रहा है, तो यानी कि वो जो युद्ध कर रहा है वो 10-12 किलोमीटर की रेंज में युद्ध होगा। वैसे ही वो आगे बढ़ते हुए इन प्रांतों में कब्जा करेगा। बड़े पैमाने पर अगर फुल स्केल युद्ध करता है तो वो भी जानता है कि अमेरिका जो है फिर आखिरकार युद्ध में कूद जाएगा, रूस के सामने एक संकट हो जाएगा। चाइना कितने रूस की मदद करेगा ये कहा नहीं जा सकता है। एक बात और ध्यान रखिए, रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका तभी कूदेगा जब रूस फुल स्केल पर युद्ध छेड़ देगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि दक्षिणी चीन सागर में चाइना को एक फ्री हैंड दे दिया जाए, क्योंकि जब काला सागर, ब्लैक सी के आसपास युद्ध होगा तो जो खाड़ी में जो अमेरिका की जो फौज रहती है खाड़ी क्षेत्र में, वो यूक्रेन की तरफ मूव करेगी और हिंद महासागर में रहने वाली सेना वो खाड़ी के क्षेत्र में और दक्षिण अरब सागर के आसपास वो गश्त करेगी, जिससे कि दक्षिणी चीन सागर में जो बेड़ा उसका शामिल है वो काफी कमजोर हो जाएगा और इसका फायदा चीन कभी भी उठा सकता है। और चीन बार बार ताइपे पर हमला कर रहा है, यानी कि ताइपे वो देश है जो चीनियों का मूल देश कहा जाता है। अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो इस चीन को पहले लाल चीन कहा जाता था और समुद्र के उस पार एक छोटा टापू है जिसको ताइपे, ताइवान जो है, ताइपे जिसकी राजधानी है, तो वो ताइवान पर वो बार बार कब्जा करना चाहता है। वो कहता है कि मेरा मूल देश तो वही है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ताइवान को बचा नहीं पाएगा। उधर इंडोनेशिया की तरफ, मलेशिया की तरफ भी चीन कई बार आंखें दिखाता रहता है। तो ऐसी स्थिति में यह है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि कभी भी फुल स्केल युद्ध हो। रूस नहीं चाहता है कि फुल स्केल युद्ध हो। फुल स्केल युद्ध नहीं होगा तो छोटी मोटी युद्ध होगा, लोग सब अपने छोटे छोटे हथियार दे देंगे, कुछ सैनिक 200-400 सैनिक, 1000 सैनिक वहां पहुंच जाएंगे, कंट्रोल रूम में काम करने लगेंगे और फ्रंट जो है यूक्रेनी लोग संभालेंगे। और आखिरी में रूस का जो मकसद है, जो डोनाबार क्षेत्र को हासिल करने का मकसद है, वो हासिल कर लेगा। देखिए, जर्मनी को रूस के प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ी आपूर्ति होती है और नई एक पाइपलाइन जो बन रही है तो वो पूरी होने जा रही है, जो यूक्रेन के बजाय बाल्टिक सागर से आएगी, जिसमें यूक्रेन बाईपास हो जाएगा। तो इस तरह से जो नया घटनाक्रम है वो जर्मनी कतई नहीं चाहता है कि अगले 3-4 महीने तक कोई लड़ाई या युद्ध की स्थिति हो। रही बात फ्रांस की, फ्रांस के हथियार इधर ईस्टर्न ब्लॉक में यानी कि रूस के आसपास के देशों में कम बिकते हैं। फ्रांस के हथियार, सैन्य हथियार महंगे होते हैं, तो इसलिए वो बाजार तलाश रहा है मिडिल ईस्ट में यानी कि खाड़ी के देशों में और साउथ ईस्ट में यानी कि इंडोनेशिया और इस तरफ के देशों में अपना बाजार तलाश रहा है। इसके पहले अमेरिका जो है फ्रांस को झटका दे चुका है ऑस्ट्रेलिया के मुद्दे पर। ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस जो है पनडुब्बी देने जा रहा था, तो अमेरिका ने यह कह दिया कि नहीं, हम आपको परमाणु पनडुब्बी देंगे और ब्रिटेन को अपने साथ कर लिया। इस तरह से फ्रांस अकेला पड़ गया।
अब आज की तारीख में फ्रांस नहीं चाहता है कि कोई युद्ध हो और उसका फायदा अमेरिका उठाए। ये सब नाटो के देश हैं। ये देखिए आपस में इनके स्वार्थ कितने अंतर्निहित हैं, ये भी देखिए। उधर नाटो का मतलब यूरोपियन यूनियन भी माना जा सकता है, क्योंकि नाटो में 30 देश हैं, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। यूरोपियन यूनियन आपस में व्यापार करती हैं, टैक्स कम है और एक देश के उत्पाद दूसरे देश में फ्रीली जा सकते हैं। लेकिन आपने 2 साल पहले सुना होगा, 1.5 साल पहले, कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से खुद को अलग कर लिया है और नाटो में ब्रिटेन की दूसरी नंबर की हैसियत है अमेरिका के बाद। तो इतना मकड़जाल है कि इस स्थिति को रूस भली भांति जान रहा है। रूस ये जान रहा है कि ये यूरोपियन यूनियन वाले और नाटो वाले ये आपस में इनके स्वार्थ हैं, इसलिए हमें जितनी भी अगर आगे गेन करना है वो इस मौके पर कर लेते हैं, हमारी शक्ति बढ़ेगी। देखिए बचपन में मैंने सुना था जीभ जो है 32 दांतों के बीच में रहती है, तब मैं इसका अर्थ नहीं समझता था, लेकिन धीरे धीरे समझे कि हालात क्या हैं, समाज के हालात क्या हैं। तो आज भारत भी 32 दांतों के बीच में रह रहा है। कभी उस पर धर्म के नाम पर आक्रमण होता है, तो कभी लोकतंत्र के नाम पर आक्रमण होता है, तो कहीं उसकी रक्षा शक्ति को लेकर तोड़ने के लिए कोशिश की जाती है। ऐसे में एक ही सिद्धांत रहना चाहिए या एक ही नजरिया रहना चाहिए हर भारतीय नागरिक का कि हम सबसे अलग हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। तो इसलिए छोटी मोटी बातों पर हम तुरंत रिएक्शन के लिए न भारत के अंदर कोई प्रदर्शन करें या भारत सरकार पर कोई दबाव डालें। देखिए सरकार कोई भी होगी तो हमारी विदेश नीति में बहुत परिवर्तन नहीं आना है। हाँ, आज गुटनिरपेक्ष उतना प्रभावी नहीं रहा है, हमें अलग से अस्तित्व बनाना है और जहाँ द्विध्रुवी की बात हो रही है भारत उसमें खड़ा हो जाएगा मजबूती से, तो 2 ध्रुव के बजाय त्रिकोण होगा, वो अच्छा बैलेंस बनाता है। आपने देखा होगा साइकिल को बैलेंस करना या 2 पहियों को बैलेंस करना कठिन है और उसमें एक तीसरा पहिया जुड़ जाता है तो वो एक बैलेंस्ड वाहन हो जाता है। मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा। मैं इसी तरह के वीडियो लाता हूं, समय आपका बर्बाद ना हो। अगर आप 10, 11, 12 मिनट एक वीडियो को देखने में लगाते हैं तो आपके काम की बातें, आपके उपयोग की बातें आप तक पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य रहता है। अब पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।